वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया को। इस वीडियो में मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताने वाली हूं और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। ओके, पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने समकालीन दक्षिण एशिया क्या होता है इसको समझा था। ओके, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, और हमने हमारे पार्ट 1 में जैसा समझा था कि दक्षिण एशिया क्या है, तो हमने देखा था उसमें बहुत सारे देश है, यानी कि पाकिस्तान ले लो, उसके साथ साथ नेपाल ले लो, भूटान ले लो, बांग्लादेश ले लो, ये सब, इंडिया ले लो, ये सारे देश क्या है, दक्षिण एशिया के देश है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो देश है ना, जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं हम, बांग्लादेश की बात करते हैं, तो इन देशों में जो राजनीतिक प्रणाली चलती है, जो हमने पार्ट 1 में देखा था कि इनमें तरह तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, किसी में सेना है, किसी में राजा का शासन है, तो कभी किसी में लोकतंत्र शासक रहता है। तो आज हम डिटेल से ये देखेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरीके का शासन है, किस तरीके की राजनीतिक प्रणाली है, ये देश किस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम से चलता है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली दो देशों को, पाकिस्तान और बांग्लादेश को कवर करेंगे, और जो बाकी के देश है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इनको हम आगे के पार्ट्स में, यानी कि अपना जो पार्ट 3 बनेगा और 4 बनेगा, उनमें कवर करेंगे। ओके, तो आज हम बेसिकली पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वहाँ की राजनीतिक प्रणाली कैसी होती है। तो देखो, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, यानी कि पाकिस्तान की जो राजनीतिक प्रणाली है ना, वहाँ सैनिक शासन भी होता है, सेना भी होती है और लोकतंत्र भी होता है, दोनों चीज़ें होती है। कैसे, देखो, आप सबको पता है पाकिस्तान भी जब भारत आज़ाद हुआ उसी टाइम पर पाकिस्तान बना। तो पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद, जब पाकिस्तान का संविधान बना, तो वहाँ की जो शासन की बागडोर थी ना, वो जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली। अब एक बात ध्यान रखना, पूरे वीडियो में जहाँ जहाँ पर जनरल शब्द आए ना, समझ जाना कि सेना का जो कोई व्यक्ति था उसने शासन किया। तो यहाँ पर भी शुरुआत में जनरल जो था, यानी कि सेना का कोई लोग था, यानी कि अयूब खान था, उसने हाथों में अपनी बागडोर ले ली पाकिस्तान की, और उसने क्या कर लिया, ये बताने के लिए कि मैं लोकतांत्रिक तरीके से हूँ, अपना निर्वाचन भी करवा लिया और खुद ने ही करवा लिया। तो कौन बने पाकिस्तान में सबसे पहले, पाकिस्तान की डोर किसने संभाली, अयूब खान ने, और वो जनरल थे, यानी कि सैनिक थे। ओके, और उसके बाद उन्होंने निर्वाचन खुद ही करा लिया। तो इससे क्या हुआ, उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का, और ऐसे में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। यानी कि जनता को लगा, यार ये जनरल खुद ही आकर देश संभालने लग गया है और खुद ही अपना निर्वाचन कर रहा है। तो इस स्थिति में जो जनता थी ना, उसका क्या हुआ, गुस्सा भड़कने लगा, और फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई उसके खिलाफ कि उसको अपना पद स्वयं छोड़ना पड़ा। ओके, अब इसके बाद एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हो गया। अब अयूब खान चला गया, तो अब दूसरों के पास ऑप्शन आ गया कि वो बन सकते हैं। तो अब आए जनरल याहिया खान। कौन आए, जनरल याहिया खान। तो ये भी कौन थे, सैनिक थे। वो सैनिक थे, पर उन्होंने बता क्या रखा था कि मैं लोकतांत्रिक तरीके से आया था, क्योंकि उन्होंने निर्वाचन करा लिया था। अब उसके बाद आए याहिया खान, ये भी एक सैनिक थे। इन्होंने क्या किया, शासन की बागडोर संभाली। अब याहिया खान के टाइम पे क्या हो गया, बांग्लादेश संकट आ गया, यानी कि याहिया खान के सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। अब बांग्लादेश संकट क्या है, ये आपको पता है या नहीं पता है, आपने आपकी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ाया है तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में अभी बताऊँगी, और फिर वीडियो में जब हम बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है, पाकिस्तान 2 हिस्सों में रहता है। तो जो इस तरफ का हिस्सा रहता है, यानी कि पूर्वी हिस्सा, वो पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बन जाता है, क्योंकि उसको जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसके रूल्स समझ नहीं आते हैं और वो अलग मांग करता है, और फिर पूर्वी पाकिस्तान बन जाता है। ओके, तो इसी को बोलते हैं बांग्लादेश संकट, यानी कि बांग्लादेश का अलग होना। और फिर इसी कारण क्या होता है, 1970 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। अब भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर स्वतंत्र देश बना, और क्या कहलाया, बांग्लादेश बनाया, बांग्लादेश कहलाया। तो अब देखिए, किसी के शासन में अगर किसी देश के टुकड़े हो जाते हैं तो क्या अब वो नेता शासन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो याहिया खान की जगह दूसरे
जो नेता थे वो आए, वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यानी कि इनकी एंट्री हुई। अब ये जो शासन थे ना, इन्होंने निर्वाचित तरीके की सरकार बनाई, यानी कि पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने के नेतृत्व में एक निर्वाचित, यानी कि लोगों ने वोट दिए, जनता ने वोट दिए, लोकतंत्र के माध्यम से सरकार बनी। और इसीलिए जो ये सरकार थी ना, ये बहुत लंबे समय तक, यानी कि 1971 से 1977 तक क्या रही, कायम रही, यानी कि बहुत लंबे समय तक ये सरकार चली। अब जैसे ही ये सरकार चली, ओके, तो 1997 के आते आते जो जनरल जिया उल हक थे, उन्होंने इस सरकार को क्या कर दिया, गिरा दिया। यानी कि जो 1977 में जनरल याहूक थे वो आए और उन्होंने इस सरकार को क्या कर दिया, गिरा दिया, जो कि निर्वाचित सरकार थी। और जनरल समझ गए, वापस सैनिक शासन आ गया। ओके, अब जनरल जियाउल आए जो कि क्या थे, सैनिक शासन थे, तो वापस पाकिस्तान में क्या हो गया, सैनिक शासन आ गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे लोकतंत्र शासन था, फिर सैनिक शासन आ गया, तो लोग दुखी हो गए और लोगों ने 1982 के बाद जनरल जिया उल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा। यानी कि लोगों ने लोकतंत्र समर्थक से जुड़ा एक आंदोलन कर दिया और ये सैनिक शासन से बना था, तो फिर इसको जाना पड़ा, यानी कि जनरल जिया उल हक चले गए। अब उसके बाद 1988 में एक बार फिर बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी, फिर एक बार सरकार बनी बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक, और उसके बाद 1919 से लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्था कायम रही। यानी कि बीच में 1990 और 2008 के बाद आज तक पाकिस्तान में वापस सैनिक शासन नहीं आया है, पूरा का पूरा लोकतांत्रिक शासन ही चल रहा है। बस एक बार बीच में 1990 और 2008 के बीच में एक बार सैनिक शासन आ गया था। तो ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं कि कभी पाकिस्तान में सैनिक शासन आ रहा है तो कभी पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन आ रहा है, और ये नेता आके, कोई जनरल आके ये सारे शासन संभाल रहे हैं, देश को चला रहे हैं। तो ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमें इसलिए बताई जा रही है कि हम ये समझें कि पाकिस्तान में केवल और केवल लोकतंत्र शासन ही नहीं चलता है, वहाँ पर सैनिक शासन भी होता है। सेना के जो लोग होते हैं वो भी आकर शासन करने लग जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन के ये आता है, मेन समस्या ये है कि ऐसे क्या कारण है कि पाकिस्तान जो है ना, वहाँ पर सैनिक शासन की बजाय लोकतंत्र जो शासन है वो मजबूत नहीं हो पा रहा है। यानी कि लोकतांत्रिक जो शासन है वो ही क्यों स्थायी नहीं हो पा रहा है। बार बार सेना की क्या ज़रूरत है, जब सेना का काम देश की बाहरी सुरक्षा करना है और जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनती है उसका काम है देश को चलाना, तो फिर बार बार सैनिक शासन क्यों आ जाता है। यानी कि लोकतंत्र वहाँ पर क्यों बहाल नहीं हो रहा है, क्यों मजबूत नहीं है। तो यही यहाँ से क्वेश्चन आता है। अभी जो मैंने आपको एक एक करके बताया ना कि पहले ये नेता आए, ये इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, इनसे MCQ आ सकते हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क्स के, पर जो लेंथी क्वेश्चन है ना वो ये आएगा, जैसे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना हो पाने के कारण ये पूछा जाएगा आपसे कि ऐसे क्या कारण है कि पाकिस्तान में अभी तक लोकतंत्र स्थायी नहीं हो पाया, ऐसी क्या चीज़ें हैं। तो देखो, सबसे पहला कारण है वहाँ का खुद का सैनिक शासन। सही बात है, लोकतंत्र सबसे पहला कारण तो वहाँ की सेना ही है, वो क्यों शासन करती है। तो देखो, पाकिस्तान की मुख्य अड़चन जो है ना वो वहाँ की सैनिक शासन है। सैनिक शासन जो है ना, वहाँ के सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत है, यानी कि जो सेना को समर्थन देने वाले जो समूह है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब यह समूह जो होते हैं ये अक्सर दलीलें देते हैं कि सिर्फ आपके राजनीतिक दलों पर लोकतंत्र में खोट है। यानी कि ये जो सेना के समर्थन करने वाले लोग होते हैं ये कहते हैं कि जो राजनीतिक दल है और जो लोकतंत्र है पाकिस्तान का, उसमें क्या है, खोट है, इसलिए वहाँ पर जो लोकतंत्र है वो स्थायी नहीं रह पाता है। तो पहला कारण क्या है, सैनिक शासन, खुद सेना। उसके बाद दूसरा, भारत पाक संबंध। आप सबको पता है भारत और इंडिया के संबंध ये कैसे है। देखो, भारत और पाकिस्तान के मध्य सदैव तनातनी बनी रहती है, यानी कि हर टाइम पर भारत और जो पाकिस्तान है उसमें संघर्ष, तनाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे वहाँ की जनता सैनिक शासन को महत्व देती है, ना कि लोकतंत्र को। अब कंडीशन ही ऐसी रहती है, मान लो कब के सेना की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसीलिए वहाँ की जो जनता रहती है, ऐसे बहुत कम जनता है जो सेना को सपोर्ट करती है, सैनिक शासन को सपोर्ट करती है, बट फिर भी वहाँ की कुछ जनता ऐसा मानती है कि वो सैनिक शासन को महत्व देती है, जिसके कारण क्या हो रहा है, लोकतंत्र वहाँ पर स्थायी नहीं हो पा रहा है। तो पहला कारण हमने देखा सैनिक शासन और दूसरा देखा भारत पाक संबंध। ओके, अब चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे कारण की तरफ। तो तीसरा कारण है भूस्वामी तथा धर्मगुरु। अब जो पाकिस्तान है ना वहाँ पर बहुत बड़े बड़े भूस्वामी कितने, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती है। धर्मगुरु जो
धर्म के गुरु होते हैं, धर्म का मार्ग दिखाने वाले। अब ये कैसे समस्या है पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम न होने की? तो देखो क्या होता है, पाकिस्तान में धर्म गुरु तथा भूस्वामी व अभिजनों का दबदबा कायम है। अगर लोकतंत्र कायम होता है तो इनके दबदबे पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। समझे आप बात को? देखो, भूस्वामी को भी लोग मानते हैं, धर्मगुरु को भी लोग मानते हैं। अगर लोकतंत्र आया तो क्या होगा, हर किसी को अपनी आज़ादी मिलेगी, इंडिपेंडेंट तरीके से काम होगा, तो इनका जो दबदबा है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इनके दबदबे पर क्या हो जाएगा, खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और इसीलिए ये जो लोग हैं ना, धर्मगुरु और भूस्वामी, ये ही नहीं होने देते वहाँ का लोकतंत्र कायम। तो ये थे तीसरी मुख्य कारण। चौथा कारण है आतंकवाद। अब आतंकवाद देखो, आप सबको पता है पाकिस्तान और आतंकवाद का नाम साथ साथ में ही लिया जाता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम न होने का एक मुख्य कारण आतंकवाद है। अतः राजनीतिक दल व लोकतंत्र आतंकवाद के कारण क्या होते हैं, असुरक्षित होते हैं। और आपको पता है पाकिस्तान आतंकवाद को, पाकिस्तानी जो सैन्य शासन है वो कितना सपोर्ट करता है। ओके, तो इसीलिए वहाँ की जो राजनीतिक और लोकतंत्र है वो उसको आतंकवाद से खतरा है, और इसी कारण वहाँ पर लोकतंत्र कायम नहीं हो पाता है। और पांचवा कारण है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ना होना, यानी कि पाकिस्तान को कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा है कि वहाँ पर लोकतंत्र कायम हो। पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाल कराने के लिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता, जिस कारण भी पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है। ओके, तो ये 5 कारण थे जो हमने एक एक करके देखे। सबसे पहला कारण हमने देखा कि सेना खुद वहाँ की जो है वो पहला कारण है। दूसरा हमने देखा कि वहाँ पर जो हमारे भारत और पाक के संबंध है वो इस तरीके से है कि वहाँ पर लोकतंत्र कायम नहीं हो पा रहा है। उसके बाद हमने तीसरा देखा भूस्वामी और धर्मगुरु, चौथा आतंकवाद, और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ना मिल पाना, किसको, पाकिस्तान को। ओके, तो ये 5 कारण थे। तो आई होप आपको पाकिस्तान का पूरा समझ में आया होगा कि पाकिस्तान, सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि पाकिस्तान में कभी सेना का शासन रहता है, कभी लोकतंत्र रहता है, कभी फिर सेना आ जाती है, फिर लोकतंत्र आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन क्यों बन रही है? तो फिर हमने इसका जो समाधान निकाला और वो समझा कि ऐसी सिचुएशन इसलिए बन रही है क्योंकि वहाँ पर कुछ कारण ऐसे जो सेना को मजबूत बनाते हैं और लोकतंत्र को स्थायी नहीं रहने देते हैं, और उन्हीं कारणों के बारे में हमने पढ़ा। तो सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हमने पाकिस्तान को अच्छे से समझ लिया और यही क्वेश्चन यहाँ से। अब हम देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में कि किस तरीके से बांग्लादेश में लोकतंत्र था, वहाँ किस तरीके से कौन सा सिस्टम चलता है जिससे बांग्लादेश चल रहा है। तो उससे पहले क्या कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि बांग्लादेश की स्थापना हुई कैसे, किस तरीके से बांग्लादेश बना। आप सभी को मैंने आगे बताया कि जो पाकिस्तान था उसी से टूटकर बांग्लादेश बना है। ओके, 1971 में। ओके, तो देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर बांग्लादेश किसके साथ गया था, पाकिस्तान के साथ गया था। यानी कि बांग्लादेश का जो इलाका है वो पाकिस्तान में था, पाकिस्तान के हिस्से में आया था। और 1971 में युद्ध होता है और फिर पाकिस्तान से अलग हो जाता है ये हिस्सा और बांग्लादेश कहलाता है। अब आप देखो मैप में जो ये हिस्सा है यहाँ पर, इसे कहते हैं बांग्लादेश। ओके, ये पहले क्या था, पाकिस्तान था 1947 के बाद, और उसके पहले इंडिया में मिला हुआ था। तो ये जो हिस्सा था इधर का पाकिस्तान, इसे कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान, और इसे कहते थे पूर्वी पाकिस्तान। तो ये दोनों हिस्से किसके हिस्से में आए थे, पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। अब आपको ये तो पता होगा कि जब अंग्रेजी राज था, इंडिया पर अंग्रेज़ों का राज था, उस टाइम पर बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का एक क्षेत्र बना था। यानी कि यहाँ पर कौन कौन से राज्य है, अभी आपको पता है बंगाल और असम राज्य है, तो उन्हीं के हिस्सों से, उनके आधे हिस्सों से ही तो बांग्लादेश बनेगा, उनके पास है। तो इससे क्या होता है कि जो बांग्लादेश के लोग होते हैं, ओके, उन पर है ना बंगाली संस्कृति रहती है, बंगाली भाषा बोलते हैं, वो बंगाली संस्कृति का प्रयोग करते हैं। पर जो मैंने अभी आपको पश्चिमी पाकिस्तान बताया ना, वो इन लोगों पर दबदबा बनाते हैं। जब ये हम आज़ाद हो जाते हैं और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बनता है, तो उस टाइम पर जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हैं वो इन पर दबदबा बनाते हैं कि आप उर्दू भाषा का प्रयोग करो, उर्दू भाषा को इन पर लादने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, इस दुर्व्यवहार के कारण जो ये बंगाली संस्कृति और भाषा को मान रहे थे, ये इनके खिलाफ विरोध जताना शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि अब हम इस हिस्से के हैं, हमें बंगाली संस्कृति और उस भाषा का प्रयोग करने का ज्ञान है और यही हमारी संस्कृति है, तो हम जबरन उर्दू भाषा का प्रयोग क्यों करें। तो इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है और ये क्या कर लेते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर क्या हो जाता है, आंदोलन शुरू हो जाता है।
इसका विरोध शुरू हो जाता है और जन संघर्ष होने लगता है। इस जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर्रहमान रहमान करते हैं। ओके, एक नेता आते हैं जो इस बात को लोगों के सामने रखने, अच्छे से एक सुव्यवस्थित ढंग से लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ से क्या हो जाता है, जन संघर्ष शुरू हो जाता है। और ये जो नेता होते हैं ये मांग करते हैं अपनी स्वायत्तता की, कि भाई आप हमें स्वायत्तता दे दो, आप अपने हिसाब से अपने नियम फॉलो करो, हमें अलग देश दे दो, हम हमारी बंगाली संस्कृति और भाषा को फॉलो करेंगे। पर जो पाकिस्तान होता है, पूर्वी पाकिस्तान, वो इस बात को नहीं मानता है। तो फिर क्या होता है कि ये शेख मुजीबुर्रहमान रहमान चुनाव करवाते हैं। ये एक पार्टी से जुड़े होते हैं, उस पार्टी का नाम है अवामी लीग। तो ये चुनाव होता है, उनके नेतृत्व में अवामी लीग पार्टी का चुनाव होता है। और इतना गजब चुनाव होता है कि 1970 के चुनाव में पूरी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिलती है। यानी कि पाकिस्तान की जितनी भी सीटें थी उन पर कौन जीत जाता है, शेख मुजीबुर्रहमान रहमान। अब ये जीत गए और यही बोल रहे थे कि भाई हमें हमारा अलग से देश दे दो। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, जो पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार होती है ना, वो शेख मुजीब को गिरफ्तार करवा लेती है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि जनता किसके साथ है, शेख मुजीबुर्रहमान के साथ है। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता हैं वो शेख मुजीब को गिरफ्तार करवा लेते हैं। अब जैसे ही गिरफ्तार करवाते हैं, पूर्वी पाकिस्तान में क्या हो जाता है, आंदोलन शुरू हो जाता है। सही है, जो व्यक्ति हमारा नेतृत्व कर रहा था, अगर कोई उसे गिरफ्तार करेगा तो आंदोलन तो भड़केगा ही सही। तो इससे पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन शुरू हो जाता है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दो अलग अलग हिस्से थे, पर दोनों पाकिस्तान के अंतर्गत थे। इन पर बंगाली संस्कृति का प्रभाव था और ये तो उर्दू संस्कृति से थे ही सही। तो इनका ये कहना था कि आप भी उर्दू फॉलो करो, पर इन्होंने इस बात को ना बोल दिया कि भाई हमारी जो संस्कृति शुरू से हम वही फॉलो करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आंदोलन शुरू हुए, संघर्ष शुरू हुए कि नहीं, हम हमारी संस्कृति ही फॉलो करेंगे। और इस संघर्ष का नेतृत्व किया शेख मुजीबुर्रहमान ने। जब वो नेतृत्व करते हैं और मांग करते हैं, तो उस स्थिति में वो, जब ये लोग मना कर देते हैं कि नहीं, हाँ आपको उर्दू को फॉलो करना ही पड़ेगा, हम अलग देश नहीं बना सकते, तो उस कंडीशन में चुनाव होता है। इतना अच्छा चुनाव होता है कि सारी सीटों पर शेख मुजीबुर्रहमान जीत जाते हैं। और इनकी ये जीत पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं से नहीं देखी जाती है और ये शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लेते हैं। जिससे क्या हो जाता है, अब पूर्वी पाकिस्तान के जो इलाके थे वहाँ पर आंदोलन शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति बन जाती है कि आंदोलन शुरू हो जाता है तो जनरल याह्या खान सैनिक शासन भेजते हैं, यानी कि सेना को भेजते हैं पाकिस्तान में जो बंगाली जनता का आंदोलन चल रहा था उसको कुचलने के लिए। अब इस स्थिति में क्या हो जाता है, हजारों लोग पाकिस्तान की सेना के हाथों मारे जाते हैं। जब वो सेना भेजते हैं बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने के लिए, तो वहाँ पर लोगों पर बंदूकें चलाई जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है, जिससे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो पूर्वी पाकिस्तान के बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं ना, वो भारत की ओर आने का, यानी कि भारत की ओर पलायन करने का सोचते हैं और पलायन करने भी लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, भारत के सामने समस्या उत्पन्न हो गई कि अब बांग्लादेश के शरणार्थी भी भारत में आ रहे हैं। तो फिर भारत क्या करते हैं, इन पूर्वी पाकिस्तान के इलाके के जो लोग होते हैं उनको सहायता देता है। यानी कि भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया। यानी कि वो कहने लग गए कि अगर ये इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, आज़ादी मांग रही है, आपसे अलग होना चाहते हैं, तो इन्हें आज़ादी दे दो, इनकी मांग का हम समर्थन करते हैं। तब बोलने से कुछ तो होगा नहीं। तो क्या किया भारत ने, साथ साथ में सैनिक सहायता दे दी। किसको, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को, कि आप जाइए, वहीं जाइए, हमारी सेना वहाँ आकर आपके लिए लड़ रही होगी। तो जैसे सैनिक सहायता दी जाती है तो इससे क्या हो जाता है, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। उधर पाकिस्तानी सेना थी बांग्लादेश में, इधर से इंडिया ने अपनी सेना भेज दी। तो अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, युद्ध खड़ा हो गया। और ये जब युद्ध होता है तो पाकिस्तान हार जाता है। यानी कि युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण से होती है। यानी कि जो पाकिस्तान से सेना आई थी उसके आत्मसमर्पण, वो हार जाती है। और फिर क्या हो जाता है, एक नए देश का, एक नए राष्ट्र का, एक स्वतंत्र राष्ट्र का, बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर अब उस सेना को हरा दिया है इंडिया ने, भारत ने, तो अब भारत उसको, वहाँ पर किसका राज हो गया, भारत का। और भारत ने बोल दिया कि आप अपना देश अलग बना लीजिए, और इस तरीके से एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बन जाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बांग्लादेश कैसे बना। ओके, चलिए
अब समझते हैं कि बांग्लादेश में किस तरीके का शासन है। तो देखो, बांग्लादेश में है ना बहुत ही डिफरेंट टाइप का शासन शुरुआत में रहता था, पर बाद में लोकतंत्र ही हो गया। यानी कि शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे कुछ नेताओं की गड़बड़ी की वजह से सैनिक शासन आ चुका था। बाद में जो नेता आए उनकी फिर उन्होंने लोकतंत्र को ही समर्थन दिया और आज वर्तमान में लोकतंत्र ही है। अब देखो, बांग्लादेश में अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व समाजवादी देश घोषित किया। जैसे ही बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना, बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया। संविधान बनाते ही उसने अपने आप को क्या बोल दिया, धर्मनिरपेक्ष, जैसे कि इंडिया है। ओके, तो इस तरीके की कंडीशन हुई। तो वहाँ पर फिर 1975 में, अब देखो, जो शेख मुजीबुर्रहमान रहमान सपोर्ट कर रहे थे, जिनकी वजह से बांग्लादेश कहीं ना कहीं बना है, ओके, तो वो अब यहाँ पर आके क्या हो जाते, पलट जाते हैं। पहले वो गिरफ्तार हुए थे, अब जैसे ही बांग्लादेश का निर्माण होता है वो छूट जाते हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से पलट जाते हैं, मतलब उनको एक सत्ता का लालच आ जाता है। तो क्या होता है कि 1975 में शेख मुजीबुर्रहमान ने संविधान में संशोधन कराया। वो क्या करवा लेते हैं, संविधान में संशोधन करवा लेते हैं और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षतात्मक प्रणाली को मान्यता। संसदीय प्रणाली का मतलब है कि जैसे कि हमारे देश की प्रणाली, उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी पार्टियां हैं और वो चुनावें लड़ती है और एक पार्टी का कोई नेता जीतता है, एक पार्टी जीतती है और वो शासन करता है। परंतु जो शेख मुजीबुर रहमान थे ना, उन्होंने क्या किया, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू कर दी। यानी कि उन्होंने ऐसा किया कि सारी पार्टियों को खत्म कर दिया और केवल उनकी पार्टी को रखा। यानी कि शेख मुजीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग, याद रखना उनकी पार्टी का नाम क्या था, अवामी लीग, तो उसको छोड़कर अन्य सभी पार्टी को समाप्त कर दिया। यानी कि उनमें एक सत्ता का लालच आ गया कि अब हम ही सत्ता करेंगे। ओके, और इससे क्या हुआ, अब ऐसी स्थिति बनेगी तो देश में संघर्ष और तनाव की स्थिति पैदा होगी। तो ऐसा ही हुआ, बांग्लादेश में तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। अब इस कंडीशन में 1975 के अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ बगावत की। यानी कि जब ऐसे लोकतंत्र में सरकार इस तरीके के काम कर रही थी, तो जो वहाँ की सेना थी उसने सरकार के खिलाफ बगावत की और शेख मुजीबुद्दीन सेना के हाथों मारा गया और सेना ने शेख मुजीबुद्दीन रहमान को मार दिया। इसके बाद क्या हुआ, सैन्य नेतृत्व शुरू हुआ, सेना का शासन आया। तो कुछ समय तक सेना का शासन रहा, पर बाद में क्या होता है, बांग्लादेश में जोरों शोरों से लोकतंत्र आंदोलन शुरू हो जाते हैं। यानी कि बांग्लादेश में लोकतंत्र के समर्थन से जुड़े आंदोलन उठने लग जाते हैं, जिसमें हर कोई हिस्सा लेता है। आंदोलन में छात्र आगे आगे बढ़ने लगते हैं, आगे आगे चलते हैं। यानी कि जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं वो भी समर्थन देते हैं लोकतंत्र को और कहते हैं कि सैन्य शासन खत्म करो बांग्लादेश में और लोकतांत्रिक शासन लाओ। तो इसलिए सब संघर्ष करते हैं और अंत में जाकर फिर जनता के आगे सैन्य शासन को झुकना पड़ता है और बांग्लादेश में 1990 के बाद बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रणाली कायम है, यानी कि लोकतंत्र कायम है। तो हमने ये समझ लिया कि लोकतंत्र कैसे बना और इसमें किस तरीके की प्रणाली है। तो शुरुआत में तो जब चुनाव सब करवाए गए, पहले नेता बने, फिर कुछ कंडीशन चेंज हुई, थोड़े समय के लिए सैन्य शासन आया और उसके बाद वहाँ आंदोलन हुआ और लोकतांत्रिक शासन से अब जो बांग्लादेश है वो चल रहा है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओके, तो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।